वेलकम टू ईटीवी इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। नसीर साहब, आपका स्वागत है ईटीवी इंडिया में। थैंक यू। जी, मैं सबसे पहले ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि ये जो नसीर साहब हैं, नसीर अहमद रात, ये संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको वाबरा क्रीरी जी उर्फ आम में इनको नसीर वाटनी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल नसीर साहब आपसे ये है कि लोग क्यों नसीर साहब को वोट देंगे, लोग नसीर साहब को वोट क्यों देंगे? क्योंकि जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि लोग मुझे जानते हैं, मैं आम लोगों में से हूँ। मैंने 25 साल जो है सोशल वर्क के अलावा अपने डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने 20 साल वैसे उस्ताद वैसे लेक्चरर काम किया, तो लोग जानते हैं कि इसने हमेशा कोशिश की है कि ईमानदार तरीके से, मेहनत से और कमिटमेंट के साथ लोगों की खिदमत करूँ और अपने फ़राइज़ अंजाम दूँ। तो मैं इंशाल्लाह देता रहा, इसलिए लोग मुझे जानते हैं ये किस किस्म का इंसान है और ये कैसे काम करता है और कितना कमिटेड है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग मेरा साथ दें। जी नसीर साहब, आपको लगता है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो, अगर हम रिलीजियस के लिहाज से बात करें, दीनदार, ईमानदार और ज़मानतदार होना उसका ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। समाजी तौर भी, सियासी तौर भी, मजहबी तौर तो है ही है। हमारा मज़हब यही सिखाता है, बेईमानी नहीं, दलाली नहीं, बदयांती नहीं, झूठ नहीं, मकारी नहीं। ये तो हमारे मज़हब की तालीम है। और समाजी तौर भी अगर हम देखें, सही जो समाज बनना चाहिए तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सियासत में तो कतई तौर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नसीर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुकूमत की, उनकी मिसालें दी जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत अदल व इंसाफ से जो है अपनी हुकूमत सर अंजाम दी। तो क्या लगता है आपको कि आप थोड़ा बहुत उस चीज़ पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो तो खुलफाए राशिदीन की जब बात करते हैं आप, या जी, वो उसवाए हंसना है हमारे लिए, तो हमें उनसे सीख के ना। हाँ, इतना तो हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि कुरान में साफ साफ कहा गया है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ों में से, ये फ़राइज़ में से सही बात की तशहीर करना और गलत बात से लोगों को रोकना, यही क्रक्स भी है। मज़हब का क्रक्स यही है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, इन्हीं दो बातों पर अमल करूँगा और समाज को बनाने की कोशिश करूँगा। जी नसीर साहब, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है हर एक शख्स का, वो इम्प्रूव होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं एक तबके का, एक कम्युनिटी का, या एक गांव का, या एक मोहल्ले का नहीं। डेवलपमेंट मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। जी एक्चुअली नसीर साहब, मैं ज़्यादा इलेक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी सारे पॉलिटिशियन आज तक आए हैं, उन्होंने खासकर हमारा जो कंडी एरिया है, कंडी बेल्ट है, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम कंडी एरिया, तो उन्होंने बिल्कुल ही कंडी एरिया को रिजेक्ट किया है। Probably he was working in education department from last 24 or 25 years. तो आप बेहतर जानते हैं कि एजुकेशन जो है इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो हमारा कंडी बेल्ट है, बिल्कुल एजुकेशन के एतबार से बिल्कुल ज़ीरो है। मैं समझता हूँ 0% है, एजुकेशन उतनी नहीं है क्योंकि IAS KS वगैरह ये चीज़ें तो अब हम यहाँ पे इस इलाके में ना अब थोड़ा बहुत इनके इसका रुझान हो गया है। इससे पहले सपोज़ मैं अपने गाँव की बात करता हूँ, 2023 तक कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं है, क्योंकि लेक ऑफ एजुकेशन है, काउंसलिंग सिस्टम उतनी नहीं है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये जो इंजीनियर साहब हैं वो माशाल्लाह हमारे MP भी हैं इस वक्त। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप उनसे दरख्वास्त कीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मुनासिब सवाल है और बनता भी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में था और जब मैं आपके इलाके में ड्यूटी में था, आप जानते हैं, तो अल्लाह का करम है कि मैंने ये नहीं कहूँगा, मैं अल्लाह ने जो है मेरी मदद, मेरी वजह से मुझे ज़रिया बना के 5-10 डॉक्टर हमने बनाए और इंजीनियर भी कुछ उसमें
मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो आज अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये हमने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन मैं आपने जो सही बात कही कि ये कंडी बिल्कुल बैकवर्ड है इस बारे में, मैं चाहता हूँ कि ये जो रोशनी है ये हर जगह पहुँचे, एजुकेशन हर जगह पहुँचे, रिफॉर्म्स हर जगह पहुँचे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तरक्की करना, डेवलपमेंट करना, उसके लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। आज जब हम देखते हैं, हम कहते हैं जी यूएसए डेवलप्ड है, इंग्लैंड डेवलप्ड है, फ्रांस डेवलप्ड है, वाई इजराइल डेवलप्ड है, वाई क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसंट्रेट किया एजुकेशन पर। एजुकेशन इज एमेंसिपेशन। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, डेवलपमेंटल की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप हर एक बात करते हैं। मैं जब पहले इसमें कैंपेन शुरू मैंने की तो मैं अक्सर इसी पर बात करता था कि हमने डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, IAS KS ऑफिसर बनाने हैं, मुझे ड्रेन्स और ये जो सड़कें जो है, बिजली पानी जो है, ये मसला तो हल होगा ही होगा इंशाल्लाह, ये तो होता रहता है, लेकिन मुझे डेवलपमेंट के लिए काम करना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट। मुझे अपने दोस्तों ने खुद कहा कि ये मत करिए आप, क्योंकि यहाँ कोई सुनेगा ही नहीं। तो हमारा एक मिजाज बना है कि हम पॉलिटिशियन से सुनना चाहते हैं कि मुझे क्या क्या कंसेशन मिले। मैं अपने लोगों से इस्तिदा करता हूँ आपके वसातत से, आप ये चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, ये सड़क बिजली पानी का मसला हम हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं मतलब मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिशियन करेंगे, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो म्यूनसिपल काउंसिल हो, चाहे वो DDC हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, ये उनका काम है। हम आपको कहते हैं आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर आपने एक गांव में एक डॉक्टर प्रोड्यूस किया, वो तो खुद फिर नालियां खुद बन जाएंगी। एक IAS प्रोड्यूस किया एक इलाके में, नालियां भी बन जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा जो फोकस है वो एजुकेशन पर ही है, और उसके बाद मेरा फोकस है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल जो ग्रोवर्स हमारे हैं हॉर्टिकल्चर के साथ ट्रेडिशनल जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब जो नई नई वेराइटीज आई हैं इनको इंट्रोड्यूस करें, एक्सपोज करें, लोगों तक पहुंचाएं, ग्रोवर्स तक पहुंचाएं। इससे एक और फाइनेंशियल जो है हमारा अपलिफ्टमेंट होगा। इसी तरह से टूरिज्म गुलमर्ग तक आप पहुंचाएं, बाबा ऋषि तक पिलग्रिमेज टूरिज्म आ चुका है, इसको नीचे उतार के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट होने का जो है मौका फराहम किया जाए। तो इसी तरह हमारा एजेंडा ही ये है कि भाई डेवलपमेंट में काम करें आप, बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। जी नसीर साहब, मैं बार बार आपके पास, चाहे ये हार जीत तो रब की मतलब अल्लाह की तरफ से, कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि खासकर डेवलपमेंट में दो चीज़ें आती हैं जो मतलब जो मैंने भी फेस की है। एक तो है एजुकेशन, और दूसरा हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। सपोज़ कोई हमारे इलाके से बीमार होता है, वो बेचारा सपोज़ वहाँ पे सर दर्द जुकाम वगैरह उन चीज़ों के लिए डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, उनका भी वो अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाते हैं। कोई सपोज़ कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, उसको यहाँ से या तो बारामूला जाना पड़ता है या श्रीनगर जाना पड़ता है, उसको गाड़ी के लिए 2000-3000 रुपये किराया देना पड़ता है। एक गरीब कैसे ये मैनेज कर पाएगा? तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उस बारे में मतलब आपकी क्या राय है? हेल्थ सेक्टर हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मैं कहता हूँ हमारा हेल्थ सेक्टर ज़ीरो है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। यहाँ हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एक चंदूसा में है, एक हमारा अपना पड़ोस में ग्रेडी में है। जब हम बात करते हैं इन दोनों हॉस्पिटल्स की, मैं ग्रेडी की बात खुसूसन करूँगा क्योंकि हम वहीं जाते हैं, छोटी मोटी सर्जरीज के लिए भी वहाँ से रेफर किया जाता है। जी, मैं मैं आपकी वसातत से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इसको इतना अपग्रेड करें, इसको इतना डेवलप करें कि हर एक सर्जरी वहाँ हो जाए, इसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि जो आस पड़ोस के लोग हैं जो 3-4 किलोमीटर इसके आसपास दायरे में, हदूद में या 6 किलोमीटर, वो आराम से वहाँ पहुँच सकेंगे। ना पैसा ज़्यादा खर्चा आएगा और ना उनको परेशानी ज़्यादा होगी, सुबह शाम आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो इसलिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आपने PHC 10 खोल दिए, 8 में देखिए आप डॉक्टर है ही नहीं, व्हाट्स द फन, क्या फ़ायदा है? इसीलिए हेल्थ सेक्टर कमजोर पड़ गया। अब PHC पे कोई ज़्यादा नहीं है, जो हमारा लोकल होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसी के पास लोग जाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार से इस मुद्दे को देखें, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी है, और ग्रीडी हॉस्पिटल को अपग्रेड करें, अपडेट करें इसको, वहाँ नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ इंस्टॉल करें ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये नसीर
نصیر صاحب اور ایک بات ہے انجینئر صاحب کی، کیونکہ آپ اے آئی پی سے وابستہ ہیں، انجینئر صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیتا ہے، یہ جو بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی سے جو ووٹس آئے ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضائع ہوتے تو وہ یہاں نہیں آتے نا. جی ان کو یہ جواب میں دینا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں ضائع ہو گئے. ہم نے ایم پی یہ پہلی بار ہمیں بھی پتہ چلا پارلیمنٹ ممبر کو پر منتھ 70,000 روپے ملتے ہیں اپنا آفس چلانے کے لیے ڈسٹرکٹ. یہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے. آج تک ہم نے آفس کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. پہلی بار آپ پہلی بار دیکھیں جی جو خواجہ باغ ہے وہاں پارلیمنٹ جو ہے ایم پی بارہمولہ کا آفس کھلا ہوا ہے. اور لون اعجاز جو ہے ہمارے پی آر او ہیں اس کے کیا نام ہے بارہمولہ انجینئر صاحب کے، ہاں انجینئر صاحب کے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے. تو آفس کھلا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہو جائے گا، ایم پی لیٹ آ جائے گا، انشاءاللہ لوگوں کو اپنا حق ملے گا. یہ ضائع کیوں ہو گئے ووٹ؟ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ they are trying to denigrate engineers, but it will not help. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی ہے؟ وہ تو کب سے یہاں چل رہی ہے. میں تو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کریری اور واگوڑا کو 15 سال سے ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی کر کے جو ہے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. ہم لوگوں کو بھی کریری کے لوگوں کو بھی، میں نے کریری کے لوگوں کو کہا آپ میرے اپنے لوگ ہو، آپ دیکھو آپ کو کبھی آپ کے ریپرزنٹیٹیو نے بتایا کہ آپ کو ایک آئی ایس پروڈیوس کرنا چاہیے، آپ کو 10 کے ایس پروڈیوس کرنے چاہیے، آپ کو ڈاکٹرز پروڈیوس. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں ہم اس پر محنت کریں گے. ہمارے پاس ایک منظم پروگرام ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے انشاءاللہ ہم اس کے لیے مدد کریں گے. ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا ایک ہی کام ہے تو ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ گاؤں خراب ہے، یہ گاؤں اچھا ہے. کریری کو لڑایا کلندرا کے ساتھ، آپ خود جانتے ہیں. چندوسا کو لڑایا نیچے والے علاقے کے ساتھ، واگورا کو کریری کے ساتھ، اٹھورا کو سالوسا کے ساتھ. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں، اب لوگ بیدار. اور ایک بات، ہمارا جو یہ علاقہ ہے پورا جو ہارٹی کلچر ہے، ایگریکلچر، پورا ایگریکلچر ہارٹی کلچر پہ ڈپینڈ ہے. بٹ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے مطلب ریسرچرس نہیں ہیں. مطلب جو بھی ریسرچر آتا ہے، جو بھی سائنٹسٹ آتا ہے، خاص کر ایگریکلچر فیلڈ میں، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں، وہ ہمیں سٹیوں سے ملتے ہیں، خاص کر سری نگر سے ہے، مین ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے ہے. کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید لیک آف ایجوکیشن، اس بارے میں مطلب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی بہت سائنٹسٹ ہیں ہمارے علاقے میں. سالوسا کا ایک ہمارا سائنٹسٹ ہے، واگورا کے 2-3 ہمارے سائنٹسٹ ہیں، کریری علاقے کے بہت سارے صاحب کے، کنڈی کے بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو ہم مائگریشن کرتے ہیں. جب آپ مائگریٹ کرتے ہیں تو لوکل ہیرو کی کمی کی وجہ سے لوگ انسپائر نہیں ہوتے. میں تمام ان لوگوں سے جو کے ایس، آئی ایس، ڈاکٹرس، انجینئرس، پروفیسرس، ایڈوکیٹس ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ مائگریشن نہ کریں اس لیے آپ تاکہ آپ سٹی چلے جائیں. آج وہی فیسلٹیز آپ کے گاؤں میں بھی ہیں جو سٹی میں ہیں. اگر آپ گاؤں میں رہیں گے تو شاید 10 لوگوں کے لیے آپ سورس آف انسپائریشن بن جائیں گے اور وہ بھی آپ کی طرح آگے بڑھنا چاہیں گے. جب آپ نے مائگریشن کی تو آپ کو پتا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. So the only request to them, hand-folded request, they don't migrate. Once you become a doctor, you become an engineer. آپ اپنے علاقے میں رہے، ان کی خدمت کریں. ہاں آپ امریکہ بھی جائیں، آپ انگلینڈ بھی جائیں، اچھا ہے، آپ بڑے ڈاکٹر بنیں، آپ بڑے ہسپتالوں میں کام کریں، لیکن مائگریٹ نہ کریں. ہفتے میں ایک ہی بار، مہینے میں ایک ہی بار اپنے گاؤں جو ہے وزٹ کیا کریں. جی نصیر صاحب، اگر سپوز آپ بن جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، واگورا کریری بیلٹ سے جیت جاتے ہیں، تو کیا امید رہے گی کہ آپ سے کہ آپ جو ہے ہمارا بیلٹ جو ہے اس پہ کام کریں گے؟ کیونکہ جو بھی ایم ایل اے بنتا ہے وہ فوکس کرتا ہے مین سٹی پہ، مطلب جو مین سٹیز ہوتی ہیں، مین مارکیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر ایک کی نظریں ہوتی ہے، وہاں پہ میڈیا والے بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا امید رہے گی کہ آپ اپنے علاقے کو جو ہے بہت زیادہ فوقیت دینے کی کوشش کریں گے؟ میرا فوکس رہے گا ایجوکیشن، ہیلتھ، ہارٹیکلچر. اگر یہ 3 چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کوئی ریجنلزم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے گاؤں کی بھی یہی 3 ضرورتیں ہیں، بڑی ضرورت، اس سے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں، لیکن 3 بڑی ضرورتیں ہیں. میرے گاؤں کی بھی یہی، دوسرے گاؤں کی بھی، ہر ایک گاؤں کی یہی 3 ضرورتیں ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ہارٹیکلچر. اینڈ آئی ول انشور یہ 3 چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. اگر یہ 3 چیزیں ڈیولپ ہو گئی، ریجنلزم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دھیرے دھیرے ہم اس مقام تک پہنچیں گے جس مقام کا ہم سمجھیں گے.
जी, नज़ीर साहब इन 2014 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत मतलब यहाँ पे चल रहे थे, खासकर उसमें उड़ान आता है, हिमायत आता है, बहुत सारे लड़के जो है उनको एडजस्ट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्कीमें जो है फिर बंद हो गई। आप क्योंकि इस वक्त एमपी जो हैं इंजीनियर साहब हैं, आप उनसे बात करके क्या ये फिर से शुरू हो सकता है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर से शुरू हो सकते हैं? इंजीनियर साहब ने परसों एक हमारी मीटिंग ली थी, मुझे लगता है हर एक उसमें हमारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उन्होंने कहा कि जो हमारा एमपी लैंड फंड है तो ये आप ड्रेन्स और बंडों पर ये न लगाएं, क्योंकि वो मैं ब्लॉक से ले लूँगा, वो पैसा ब्लॉक को आता है। तो ड्रेन भी ले लीजिए, रोड भी ले लीजिए, जो छोटे लिंक रोड्स होते हैं बाकी रोड आरएमबी करेंगे। आप ये पैसा जो है आप एम्प्लॉयमेंट में लगाइए, जैसे आपने कहा स्किल डेवलपमेंट में लगाए, एजुकेशन में लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसका तो यही प्रोग्राम ही है, ये सब जो है। अच्छा, नसीर साहब एक और बात मेरे जहन में आ रही है, सपोज मैंने भी ग्रेजुएशन पीजी मैंने भी किया है, बट हमें ना प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से ये मतलब जिस फील्ड में मुझे जाना था प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से उस फील्ड में मैं नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर शायद आप मेरा पहला इंटरव्यू देखिए, पहले 2-3 इंटरव्यू हैं, तो मैंने क्लियर किया था कि सबसे पहला स्टेप मैं जो उठाऊंगा इंशाल्लाह, मैं एक काउंसलिंग सेंटर एस्टैब्लिश करूँगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो हम देखेंगे जो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस होगी, ये कोई मेरा अपना गाँव नहीं होगा, सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो एक्सेसिबल होगी टू एवरीबडी, तो वहाँ हम फ्री काउंसलिंग रखेंगे। हर एक बच्चे को वहाँ टू एंड फ्रो जो है उनके लिए फैसिलिटी रखी जाएगी और उनको काउंसलिंग की जाएगी कि 10th के बाद आपके हिसाब से क्या सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, IAS कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, KS कैसे कर सकते हैं, नीट कैसे कर सकते हैं, JEE कैसे कर सकते हैं, MBA कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वालिफाई करने के लिए हम उनकी काउंसलिंग किया करेंगे, ये तो हमारा मिशन है इंशाल्लाह। अच्छा नसीर साहब, आखिर पे लोगों से क्या मैसेज, लोगों के लिए कौन सी मैसेज रहेगी, क्या मैसेज रहेगी? मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि मेरा चुनाव निशान टॉर्च है, बैटरी है, जी तो ये इसलिए है कि मैं इंशाल्लाह रोशनी दिखाना चाहता हूँ लाइट और एनलाइट करना चाहता हूँ इंशाल्लाह और रहमान। तो ये रोशनी, टॉर्च की रोशनी की वजह से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरे ही अंधेरे, इस अंधेरे में जो किसी न किसी को टॉर्च जलानी है, और शायद अल्लाह ने इंजीनियर साहब के दिल में ये डाल दिया और उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है कि आप टॉर्च लेके जो है अपने इलाके में चलें और उनको रास्ता दिखाएं। जी नसीर साहब, BTV इंडिया में टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पीतला शौकत, मैं आप और मेरे साथ कैमरा मैन शाकिर को दीजिए इजाज़त।